हेलो स्टूडेंट्स, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का 6th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जब हम पार्टनरशिप फॉर्म डिज़ोल्व करते हैं तो क्या क्या इश्यूज़ आते हैं सामने। कभी बैलेंस शीट नहीं दी हुई होती, कभी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, कभी सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो ये सब इश्यूज़ हम फेस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ द टॉपिक ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसका लॉजिक क्या है। कहते हैं कि हम तो 31 मार्च को रियलाइजेशन अकाउंट बना देते हैं कि इस दिन सारी असेट्स चली गई, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये असम्पशन वैलिड नहीं है। असेट्स आर रियलाइज्ड, कैश इज़ कलेक्टेड ग्रेजुअली, और कुछ एक मंथ्स का गैप होता है असेट्स को टोटल रियलाइजेशन होने में। कभी कोई डेटर पैसा देगा, कभी कोई डेटर पैसा देगा, इसीलिए फ़ाइनल रिज़ल्ट्स कुछ टाइम तक पता नहीं लगते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, कैश जो कलेक्ट होता रहता है वो आउटसाइड पार्टीज़ को देते रहते हैं। सबसे पहले आउटसाइड क्रेडिटर्स को, उसके बाद पार्टनर्स के लोन को, उसके बाद कुछ अगर कैश रियलाइज़ होता है तो पार्टनर्स चाहेंगे कि उसको इमीडिएटली बांट लें विदाउट वेटिंग फॉर कंप्लीट रियलाइजेशन। कह रहे हैं कि जब क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, लोन की पेमेंट हो गई, भले ही अभी पूरी असेट्स से रियलाइज्ड वैल्यू पता नहीं चली है, पार्टनर्स से वेट नहीं होगा। वो चाहेंगे कि सरप्लस मनी अभी हमें मिल जाए, लेकिन जब तक पूरा रियलाइजेशन नहीं होता और तब तक कह नहीं सकते कि क्या रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो है कि ये जो सरप्लस कैपिटल हो, सरप्लस असेट्स हो रहा है, जो भी कैश अवेलेबल है उसको पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटें। तो उसके लिए दो मेथड आए हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड और मैक्सिमम लॉस मेथड। आई विल आस्क यू कि ज़्यादा कंफ्यूज हुए बिना थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग है पहले से, बस एक टेक्निक की बात है। पहले है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जो सरप्लस मनी बच गया हमें वो डिसाइड करना है कि कैसे बांटना है। तो क्या करेंगे कि जो पार्टनर्स की कैपिटल्स हैं हमारे पास में, जो पुराना बैलेंस है उसको देखेंगे हम, उसको पहले एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, ठीक है, ताकि एक बेस मिल जाए हमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर एडजस्ट करने के बाद में जिस पार्टनर की कैपिटल एक्सेस में है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से करके जिसकी एक्सेस में है पहले उसको पेमेंट करेंगे। जब एक्सेस कैपिटल्स की पेमेंट हो जाएगी और कैपिटल्स आ जाएंगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, फिर सरप्लसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। इलस्ट्रेशन देखिए, ज़्यादा समझ आएगा। इलस्ट्रेशन 29A, ए, बी और सी पार्टनरशिप में है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। बैलेंस शीट दे रखी है, क्रेडिटर्स, लोन, रिजर्व, कैपिटल्स, कैश, डेटर, स्टॉक और फिक्स्ड असेट्स। ये एग्री हुआ कि टू रीपे द अमाउंट्स ड्यू टू पार्टनर्स एज एंड व्हेन असेट्स आर रियलाइज्ड। जैसे जैसे असेट्स रियलाइज होंगी वैसे वैसे पार्टनर्स को पेमेंट की जाएंगी। असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज। फरवरी में डेटर्स से मिले 4000, स्टॉक से मिले 5, फिक्स्ड असेट से मिले 10, एक्सपेंसेस हो गए 8000, बैलेंस बचा 18200। इन तीनों का टोटल माइनस ये। मार्च में हमारे पास कितना कैश अवेलेबल हुआ, 52800, मई में 43500 और जुलाई में 36000। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस और एक्सेस कैपिटल, इस पे बाद में आते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहती हूँ कि 1 जनवरी को पहले हम बैलेंसेस लिख देते हैं कि हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, लोन की पेमेंट करनी है और इन तीनों को कैपिटल्स देनी है। जनरल रिजर्व था तो उसकी भी इसको ऐड करेंगे कैपिटल्स के अंदर। तो इन बैलेंसेस की हमने पेमेंट करनी है। जनवरी 1 को कैश इन हैंड था 3000, तो सबसे पहले इसमें से हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट कर देंगे। उसके बाद में फरवरी के अंदर पैसा आया, 18200 रियलाइज़ हुए। हमारे पास डेटर्स का बैलेंस कितना है, 22000, तो ये 18200 तो हमारे लग जाएंगे क्रेडिटर्स पे करने में।
क्रेडिटर्स का बैलेंस बच गया 3800 और बाकी बैलेंसेस अभी तक वही हैं, किसी की कोई पेमेंट नहीं हुई है। मार्च में हमें अमाउंट मिला है 52,800। अब इस 52,800 से पहले तो हम क्रेडिटर्स पे करेंगे 3,800, लोन पे करेंगे 8,000। अब तक कोई इश्यू नहीं था। 11,800 की पेमेंट के बाद में बैलेंस बच गया 41,000। अब ये 41,000 हमने बांटना है पार्टनर्स के बीच में। अब इश्यू ये है कि ये 41,000 को हम पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटें। इस इश्यू को रिजॉल्व करते हैं हम ऊपर वाली टेबल में जाके। देखो पहले निकालते हैं हम सरप्लस या एक्सेस कैपिटल। हमने क्या करना है, इसके अंदर पार्टनर्स की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। कैपिटल्स हैं 3:1 की रेशियो में। बैलेंस शीट के हिसाब से कैपिटल्स हैं ये, रिज़र्व जोड़ के लिखेंगे। तो अब इसको रेशियो के अंदर करने के लिए एक बेस बनाएंगे। बेस बनाएंगे हम सबसे कम वाली कैपिटल का। तो इसका शेयर कितना है 2/6। 2/6 शेयर के लिए कैपिटल है 24,000। तो टोटल शेयर के लिए टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की 24,000 × 6/2, दैट इज़ टोटल कैपिटल होनी चाहिए 72,000। इसको 3:1 की रेशियो में बांटेंगे तो ए की कैपिटल होनी चाहिए 36, बी की 24 और सी की 12। ये कैपिटल्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट मेथड, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब ऐसा करने के लिए हमें ए को रिटर्न करने पड़ेंगे 64,000 क्योंकि उसकी कैपिटल है 1 लाख, और सी को रिटर्न करने पड़ेंगे 13,000 क्योंकि उसकी कैपिटल है 25,000। तो पहले तो हमने अभी ये पता चल गया कि पहले हमने ए को 64 और सी को 13 देने हैं। अब यहाँ इश्यू है कि हमारे पास सरप्लस मनी कितना है 41। अब 41 को ए और सी के अंदर कैसे बांटेंगे, यहाँ पर भी दोबारा से प्रोपोर्शन लगाएंगे। दोबारा अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। ठीक है, तो 1 यानी कि कितना शेयर हो गया सी का 1/4। 1/4 शेयर के लिए कैपिटल है 13,000। तो टोटल शेयर के लिए कैपिटल कितनी होगी इंटू 4 करेंगे 52,000। ए का शेयर कितना होना चाहिए 52,000 इंटू 3/4 39,000 होना चाहिए। है कितना इस हिसाब से 64। तो पहले तो ए को ही रिटर्न कर देते हैं 25,000। ए को रिटर्न कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कैपिटल रह जाएगी सी के प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं वापस से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वाले टेबल के अंदर। ये जो 41,000 था उसमें से हमने देख लिया कि सबसे पहले तो हम ना ए को 25 दे देते हैं, फिर ए और सी की कैपिटल आ गई है रेशियो के अंदर। अब 41 में से 25 दे दिया, बैलेंस बच गया है 16,000। इस 16,000 को हम कैसे करेंगे, पहले हमने ए और सी को ही देना है। अब कौन सी रेशो में इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे 3:1 के अंदर। 16,000 को 3:1 के अंदर बांटेंगे तो ये आया 12 और 4। बैलेंस बच गया 63, 24 और 21। इनकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल कब होंगी, जब ए की 36 होगी, बी की 24 और सी की 12। तो नेक्स्ट देखिए मई के अंदर अमाउंट रियलाइज़ हुई है 43,500। ठीक है, तो ए की कैपिटल को 36 करने के लिए चाहिए हमें 27, सी की कैपिटल को 12 करने के लिए चाहिए 9। तो पहले तो हम ए और सी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 27,000 और 9,000 ताकि इनकी कैपिटल्स इस रेशो के अंदर आ जाएं। ये 36,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो बैलेंस बचा 7,500। अब हम फाइनली इस पे आ गए हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हो गई है हमारी कैपिटल्स। अब जो बैलेंस होगा उसको हम बांटेंगे 3:1 में। जैसे 7,500 को हमने बांटा 3:1 की रेशियो में, और उसके बाद जो भी अमाउंट रियलाइज़ होगी उसे इसी रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल्स कितनी बच गई 32,250, 21,500 एंड 10,750। फिर जो अमाउंट मिला हमें 36,000, इसको भी हम बांटेंगे 3:1 के अंदर।
बैलेंस ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था, उसके बाद में कुछ नहीं मिला, कैपिटल्स की पूरी पेमेंट नहीं हुई, इसका मतलब ये क्या है, रियलाइजेशन का लॉस है। एक कैश अकाउंट बनाते हैं। बैलेंस BD था, शुरू में 3000 कैश था, जैसे जैसे अमाउंट्स मिली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता गया। पहले क्रेडिटर्स की पेमेंट की, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की पेमेंट की, फिर क्रेडिटर्स, फिर एक्सपेंसेस, फिर क्रेडिटर्स, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर्स की कैपिटल। पहले A को कैपिटल दी थी 25,000, फिर 12,000, फिर C को दी थी 4,000। नेक्स्ट हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फिर से पे किए थे, उसके बाद में A को पेमेंट की थी, B को की थी और C को की थी, फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस और फिर A, B और C की पेमेंट, टोटल मैच हो जाएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स देखिए, बैलेंस BD, रिज़र्व फंड का ट्रांसफ़र, और फिर जैसे जैसे पेमेंट हुई तो टू कैश सबसे पहले A को दिया था और C को दिया था, फिर उसके बाद में मई में A, B और C तीनों को दिया था और जुलाई में भी तीनों को दिया था। जो बैलेंसिंग फिगर बना वो आया रियलाइजेशन का लॉस। नेक्स्ट जो तरीका है वो है मैक्सिमम लॉस मेथड। इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी वही है कि कैश के डिस्ट्रीब्यूशन का इश्यू है। इसमें क्या करते हैं, सारी की सारी पेमेंट करते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, फिर क्रेडिटर्स की और फिर आउटसाइड लायबिलिटीज़ की, उसके बाद पार्टनर्स की लोन की। फिर हम ये सोच लेते हैं कि फ्यूचर असेट से कुछ नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि अब जो बच गया वो सिर्फ लॉस है। जो कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस बच गए और पैसा नहीं है देने को, इसका मतलब वो लॉस हो चुका है हमें। तो वो लॉस ऑन रियलाइजेशन को हम डिवाइड कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। जिस भी पार्टनर्स का बैलेंस डेबिट बचता है, नेगेटिव बचता है, उसको इंसॉल्वेंट मान के वो कैपिटल रेशो में बांट देते हैं दूसरे पार्टनर्स के बीच में, जैसे डिसोल्यूशन के टाइम करते थे। उसके बाद जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो एग्जैक्टली उसके इक्वल होगा जितना कैश अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिमिलरली सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट्स के टाइम पे भी ऐसा ही करेंगे। इलस्ट्रेशन देखिए 29B, विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन, पिछले ही इलस्ट्रेशंस को हमने इलस्ट्रेशन 29A को ही अब हमने मैक्सिमम लॉस मेथड से करना है। आइटम्स एज पर बैलेंस शीट, जैसे हमने शुरू किया था वो टेबल पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही करेंगे। क्रेडिटर्स, लोन, पार्टनर्स की कैपिटल रिजर्व डलने से बढ़ गई हैं। अवेलेबल कैश की पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है और यहाँ तक भी कोई चेंज नहीं है। चेंज यहाँ है कि अब 41,000 हैं हमारे पास पार्टनर्स को देने के लिए, तो इसका क्या करें। अब ये मान लो कि पार्टनर्स के बैलेंसेस, पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल कितना है, 1,49,000, कैश कितना है 41,000, बाकी 1,08,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। इस लॉस को बांट दो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर, दैट इज़ 3:1। लॉस को बांटने के बाद में A की कैपिटल का पॉजिटिव बैलेंस बचा, B का नेगेटिव और C का पॉजिटिव। अब ये जो B की कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस है, हम ये ट्रीट करेंगे कि B इंसॉल्वेंट हो गया। ये कैपिटल अब कौन देंगे, A और C इन देयर कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो 1,00,000 रेशो 25,000, दैट इज़ 4:1। तो 12,000 को जब हम 4:1 के अंदर बांटेंगे तो A ने दिया 9,600, C ने दिया 2,400 और B को प्लस हो गया 12,000। B का क्लियर हो गया। बैलेंस जो आया ये दिखाएगा आपका कि अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू A एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू C। ये हमारी सिर्फ एक तरह से वर्किंग थी। अमाउंट A को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 36,400 1,00,000 में से, C को कर दिया 25,000 में से 4,600, तो ये इनके बैलेंसेस रह गए हैं। नेक्स्ट फिर से हम यही काम करेंगे। अब रियलाइज़ कितनी अमाउंट हुई है, 43,500। कैसे बांटूँ मैं इनको, कैपिटल्स का टोटल किया, कैपिटल्स का टोटल आया 1,08,000, जबकि मेरे पास कैश कितना है 43,500। बैलेंस किया, इसका मतलब 64,500 मुझे लॉस हो गया है।
इस लॉस को बांटेंगे पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर 3:1 के अंदर। चेक किया, ए का पॉजिटिव बैलेंस बचा, बी का भी पॉजिटिव बचा और सी का भी पॉजिटिव बचा। इसका मतलब हमने ये पेमेंट की है ए, बी और सी को। इसका मतलब बैलेंस कितना बच जाएगा, 63,600 माइनस 31,350, 24,000 माइनस 2,500, 20,400 माइनस 9,650। नेक्स्ट टाइम हमें 36,000 मिले हैं, ये फाइनल इंस्टॉलमेंट है। तो अब फाइनली देखिए लॉस क्या हो गया। टोटल ऑफ कैपिटल्स है 64,500, कैश है 36,000, बैलेंस 28,500 लॉस है। इस लॉस को 3:1 की रेशो में बांट दिया। इसका मतलब पेमेंट कितनी कर देनी है, 32,250 माइनस 14,250, 21,500 माइनस 9500, 10,750 माइनस 4750, ये पेमेंट कर देंगे। और ये फाइनल लॉस है जो रियलाइजेशन का लॉस बना है और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर डेबिट होगा। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर लगा होगा आपको ये करना, क्योंकि था ही सही, बट ट्राई एट योर ओन। बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ आएगा। विच मैथड शुड बी अडॉप्टेड, कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड बेटर है, तो कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। हाउएवर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स इज़ डिफरेंट इन बोथ द मेथड्स। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग होगी, लेकिन जो लॉस की वैल्यू होगी वो सेम होगी। फर्स्ट मेथड जो कह रहे हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, वो इजी पड़ता है, लेकिन अगर बुक के अंदर सिंपली कह रखा है कि गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश इज़ टू बी मेड एज्यूमिंग दैट नो फर्दर रियलाइजेशन विल बी मेड। अगर ये कह देते हैं कि गार्नर वर्सेस मरे का रूल अप्लाई करना है, या फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि आगे कोई एसेट से रियलाइजेशन नहीं होगा, तो हम ये वाला जो दूसरा वाला है मैक्सिमम लॉस मेथड, ये मेथड यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। So this was all about gradual realization and piecemeal distribution of assets, जो क्वाइट रीज़नेबल और लॉजिकल चीज़ लगती है, लॉजिकल मेथड लगता है। ट्राई इट ऑन योर ओन and discuss with me in case of any queries. Otherwise we will surely handle query about it. I know you will not be able to understand it so easily, so we will handle the queries in our doubt class. I will tell about the doubt class in WhatsApp group. Till then, take care. Thank you.